Hello to all my dear students of class 6. This is Priyanka Arora and I welcome you all to the virtual classroom of mathematics. So students, first of all, few lines for the previous year and some wishes for this new year. Yes, it's been difficult, it's been a journey, it's been a year that will go down in history. So, wishing you all a new tomorrow, wishing good old times, wishing faces with maskless smiles, wishing the warmth of a handshake, wishing a happy 2021. So students, I welcome you all in this new year and today I will begin the new topic for you all, and that is chapter number 7, Introduction to Algebra. In this chapter, we will cover question number 1 to question number 10 of exercise 7.1. So let's begin. Students, I am beginning with the topic today, Introduction to Algebra. So first of all, I am telling you that what basically is algebra. So see, algebra is a branch of mathematics. Algebra भी mathematics की एक branch है. जैसे कि mathematics के अंदर आप arithmetic and geometry के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरीके से mathematics की एक और branch होती है जिसको कहा जाता है algebra. अर्थमेटिक के अंदर हम डील करते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के साथ में, लाइक 1 2 3 एटसेट्रा. इन नंबर्स के साथ में हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. उसी तरीके से अलजेब्रा के अंदर हम लेटर्स यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग नंबर की वैल्यू को. दीज लेटर्स such as x, y, z, a, b, c, etc. अब ये कोई भी लेटर हो सकते हैं, लेटर a से लेके लेटर z तक आप कोई भी लेटर इसमें यूज में ले सकते हो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, और ये जो नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं लेटर्स के थ्रू, इनको कहा जाता है लिटरल नंबर्स, या फिर आप कह सकते हैं इनको लिटरल्स. एंड ऑल द 4 ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक के जो चारों ऑपरेशंस होते हैं वो इसमें भी परफॉर्म किए जाते हैं. जिस तरीके से अर्थमेटिक के अंदर 4 ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म होते हैं, उसी तरीके से अलजेब्रा के अंदर भी इन 4 ऑपरेशंस को हम यूज में लेकर और सॉल्व करते हैं. ऑपरेशंस इन अलजेब्रा फॉलो द सेम रूल्स एज दोज इन अर्थमेटिक. इसके अंदर भी वही सेम रूल्स चलते हैं जो कि अर्थमेटिक के अंदर चलते हैं. Okay, now see, in algebra, letters like any letter, here I have mentioned A, B, C, D, means you can take any letter here and these letters are called as variables in terms of algebra. And the numbers which we use in algebra, like any number, here I have written 1, 15, 26, 35, 45. So all these numbers are called as constant value because वेरिएबल्स की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है. वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती रहती है, लाइक ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कभी भी डिफर हो सकती है, बट जो नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट. सो वी कैन डिफाइन द वर्ड वेरिएबल एज समथिंग दैट कैन वेरी. तो हम वेरिएबल को बोल सकते हैं ऐसे टर्म्स जो वेरी यानी कि चेंज होते रहते हैं. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड. वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है. इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, उसकी अलग अलग वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देन a symbol which does not have a fixed value and can take various values is called a variable. और अदर वर्ड में आप बोल सकते हैं ऐसे सिंबल जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है और अलग अलग वैल्यूज उसके अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है वेरिएबल. लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल. और इंग्लिश अल्फाबेट के अलग अलग लेटर्स को हम यूज में लेते हैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हियर इट इज रिटन एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एटसेट्रा. सो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू यूज ओनली दीज अल्फाबेट. यू कैन यूज एनी अल्फाबेट, बट keep this thing in mind that alphabets in algebra are called as variables. Okay, now we can even see some values in our day to day life which keeps varying. like हम हमारे day to day life में भी कुछ values ऐसी देखते हैं जो कि change होती रहती है, fix नहीं होती है, like the age of a person. किसी person की age, अगर आपकी भी age आप देखते हैं तो आज आपकी age इस year में कुछ है, अगले year में कुछ और एज हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है कि सेम एज हमेशा रहे. सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग.
द टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे, दिन में आप अगर अलग अलग समय पर टेम्परेचर देखते हैं किसी पर्टिकुलर सिटी का तो वो चेंज होता रहता है। मॉर्निंग में कुछ टेम्परेचर आप देखेंगे, आफ्टरनून में कुछ टेम्परेचर आप देखेंगे, इवनिंग में कुछ टेम्परेचर होगा और नाइट में कुछ डिफरेंट टेम्परेचर होगा। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। देन द वेट ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड, अगर एक ग्रोइंग बेबी है तो उसका जो वेट होगा वो डिफर करता रहेगा। कभी उसका वेट कुछ और होगा, कुछ सालों बाद अगर उसका वेट देखेंगे तो वो कुछ और होगा। द अर्निंग ऑफ अ शॉप, और शॉप की अगर अर्निंग देखी जाए किसी भी पर्टिकुलर शॉप की तो ऐसा नहीं होता है कि हर रोज सेम अर्निंग हो, कभी कुछ अर्निंग होती है तो कभी कुछ। देयर आर सर्टेन वैल्यूज विच नेवर चेंज, और उसकी दूसरी तरफ कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ अ पर्सन, अगर किसी पर्सन का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, तो जिस समय पे उसका जन्म हुआ है वो समय, वो टाइम सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2010 में किसी का अगर बर्थ हुआ है और उसका जो टाइम था वो 12 o'clock था तो 2011 में उसी पर्सन का टाइम चेंज होकर 1 o'clock हो जाएगा। नहीं, जो बर्थ टाइम है किसी भी पर्सन का वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। कैपेसिटी ऑफ अ बाउल, अगर कोई बाउल है उसकी कैपेसिटी है अगर 1 लीटर, उस बाउल के अंदर 1 लीटर तक आप वाटर को स्टोर कर सकते हैं तो वो उसकी कैपेसिटी फिक्स रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। वैल्यू ऑफ अ नंबर, लाइक 1 की जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी, 1 को आप 2 नहीं बोल सकते। 5 की जो वैल्यू है वो 5 ही रहेगी, 5 को हम 10 नहीं बोल सकते। ओके, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती हैं। दैट मीन्स इट रिमेन कांस्टेंट, तो अगर वो चेंज नहीं होती है तो उसको बोला जाता है कांस्टेंट, और जो चेंज होते रहते हैं उनको बोला जाता है वेरिएबल। So see, a symbol which has a fixed numerical value is called a constant. ऐसे symbol जिसकी fixed numerical value होती है उसको कहा जाता है constant. For example, 7, 11, 34, etc. These are the numbers. It will remain 7, 11 and 34. ऐसा नहीं है कि 34 कभी change होके 43 हो जाएगा। अगर 43 है तो 43 is a different number. It is not 34. So 34 will remain 34. 11 will remain 11. It will not change. That's why these are called as constant value. Okay, students? So here we have discussed that variables have no fixed value and the constant have fixed values, and variables means the letters of English alphabet and constant means the numbers. Okay, Hindu Arabic numerals are comes under the category of constant. Now, keeping these two terms in mind, we'll begin with exercise 7.1. First of all, I will tell you about question number first of exercise 7.1. It is, find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following pattern. Use a variable to write the rule. यहाँ पर कुछ पैटर्न गिवन है, हमें बताना है कि कितनी मैचस्टिक इस पर्टिकुलर पैटर्न को फ्रेम करने के लिए यूज में ली गई है। ओके, इसको हम डिफाइन करेंगे एक रूल से, बिकॉज इट इज आस्क्ड टू फाइंड द रूल. So the rule of this first figure, which you can see here, 4 figures are there in this first. It is 2n plus 1. The rule is 2n plus 1. Now, n here is the variable. और variable के साथ में जो 2 है, okay, इसकी जो value है वो change होती रहेगी, वो fix नहीं रहेगी. Plus 1. This 1 is the constant value which will remain the same. अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ मैचस्टिक्स का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो आप देखिए. लाइक 2n plus 1 है यहाँ पर, तो जो फर्स्ट वाला फिगर है ए पार्ट का, इसमें हमें निकालना है कि कितनी मैचस्टिक है इस रूल को यूज में लेकर. तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 2n है, सो 2 और n के बीच में आप देखिए कि कोई साइन नहीं है, तो अगर कोई साइन नहीं है तो हमें वहां पे कंसिडर करना होगा साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. n मतलब कितना शेप है, यहाँ पर जो फर्स्ट फिगर है उसके अंदर कंप्लीट 1 ट्राइंगल है, 1 शेप है, तो n की जगह मैंने यहाँ पर लिया 1. अब लगाएंगे प्लस 1. अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 into 1 is 2 plus 1 is equal to क्या आ गया, 3. दैट मीन्स ये जो फर्स्ट फिगर है ये 3 मैचस्टिक से बना हुआ है. अब इसी रूल को यूज में लेते हुए हम बाकी की जो फिगर्स हैं उसके अंदर कितनी मैचस्टिक्स यूज में ली गई है वो कैलकुलेट करेंगे. तो आप देखिए जो आपका सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर के अंदर आप यही रूल को जब आप अप्लाई करेंगे तो 2n, अब हम क्या करेंगे, 2 के साथ में लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन. अब
n, यहाँ पर n यानी कितनी शेप्स हैं? फर्स्ट वाला जो फिगर था उसमें 1 ट्राइंगल था और सेकंड वाले फिगर में आपको दिख रहे हैं टोटल 2 ट्राइंगल्स। तो n की जगह पर हम लगा देंगे यहाँ पर 2 प्लस 1। तो अब देखिए, अब जब आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 4 प्लस 1 5। दैट मीन्स ये जो सेकंड फिगर है ये 5 मैचस्टिक्स को यूज में लेकर ड्रॉ किया गया है। आप काउंट कर सकते हैं मैचस्टिक्स। अब देखिए 1 2 3 4 5। तो हमें विदाउट काउंटिंग रूल की हेल्प से फाइंड आउट करना था कि कितनी मैचस्टिक को यूज में लेकर इस फिगर को ड्रॉ किया गया है। सो यहाँ पर 5 मैचस्टिक को यूज में लेकर सेकंड फिगर को ड्रॉ किया गया है। ओके, और आप देख सकते हो कि जो n की वैल्यू है, वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई है यहाँ पर। यहाँ फर्स्ट वाले में क्या थी? वेरिएबल की वैल्यू 1 थी, सेकंड वाले में वेरिएबल की वैल्यू 2 हो गई। सो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। अब ये थर्ड फिगर के अंदर हम काउंट अगर करते हैं कि कितनी मैचस्टिक है तो हम कैसे करेंगे? 2 into, ओके, रूल वही लगेगा 2n + 1, सो 2 into। अब n की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? अब फिगर 3 में आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स के फिगर 3 के अंदर टोटल 3 ट्राइंगल्स है। ओके, सो n की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, सो 2 into के बाद में आप लगा देंगे नंबर 3 + 1। ओके, अब आप काउंट करिए इसको, 2 3 6 + 1 = 7। सो ये जो फिगर है ये 7 मैचस्टिक्स को यूज में लेकर ड्रॉ किया गया है। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसी तरीके से लास्ट फिगर के अंदर अगर आप यही रूल को पुट करेंगे, सो लास्ट फिगर में आपको कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं? कितने ट्राइंगल विजिबल है? 1 2 3 4 ट्राइंगल विजिबल है। सो 2 into, यहाँ पर n की जगह आएगा 4 + 1। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 4 8 + 1 = 9। दैट मीन्स 9 मैचस्टिक्स को यूज में लेकर ये जो लास्ट फिगर है उसको ड्रॉ किया गया है। आप कैलकुलेशन करने के बाद में काउंट करके देख सकते हैं कि 9 मैचस्टिक्स हैं या नहीं। ओके, सो दैट वाज रूल फॉर फिगर A। नाउ वी विल मूव ऑन टू फिगर B। सो फिगर B के फर्स्ट पार्ट में आप देखिए, इसको आप कंप्लीटली वन फिगर कंसिडर करेंगे। ओके, तो जब हम इसको वन कंसिडर करेंगे और हम हमारे रूल में पुट करेंगे, सो क्या है हमारा रूल? 3n + 2। सो 3 into n की जगह हम इसको 1 कंसिडर करेंगे प्लस 2 यहाँ पर लेना है। तो इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर क्या आएगा? 3 1 3 + 2 = 5। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट फिगर है वो 5 मैचस्टिक्स को यूज में लेकर ड्रॉ किया गया है। 1 2 3 4 5। ओके, अब यही रूल जब हम नेक्स्ट बी पार्ट का जो सेकंड फिगर है उसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 फिगर्स काउंट होंगे। ये पूरा कंप्लीटली 1 फिगर है, यहाँ पर एक स्क्वायर ऐड हो गया है तो हम इसको 2 फिगर काउंट करेंगे। तो 3 into n की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस 2 = जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 + 2 = 8 मैचस्टिक्स को यूज में लेकर इस फिगर को ड्रॉ किया गया है। देन नेक्स्ट इसके अंदर टोटल 3 फिगर्स काउंट होंगे। तो यहाँ पर 3n, दैट मीन्स 3 फिगर काउंट हो रहे हैं तो n की जगह यहाँ पर हम लगाएंगे 3। सो 3 into 3 + 2। सो 3 into 3 is 9 + 2 = 11। तो यहाँ पर जब आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल 11 मैचस्टिक्स को यूज में लेके इस लास्ट फिगर को ड्रॉ किया गया है। ओके, let us now move on to C part. In C part, the rule which will be applicable here will be 5n + 1. Okay, अब इस रूल को यूज में लेते हुए हम चेक करते हैं कि किस पर्टिकुलर फिगर में कितनी मैचस्टिक्स यूज में ली गई है। 5n + 1, यहाँ पर देखिए टोटल स्क्वायर के अंदर 4 मैचस्टिक्स लगेगी और ट्राइंगल के अंदर 2 लगेगी। तो 4 + 1 हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे काउंट करके 5 ले लिए और एक 1 कांस्टेंट के अंदर रखा है। तो रूल बना यहाँ पर 5n + 1। इसको जब हम चेक करेंगे तो आप देखिए 5 into शेप हम 1 काउंट करेंगे ये टोटल, तो n की जगह आ जाएगा 1 + 1 = 5 into 1 is 5 + 1 6। दैट मीन्स 6 मैचस्टिक्स को यूज में लेके ये फर्स्ट शेप ड्रॉ हुआ है। सेकेंड शेप देखिए, इसके अंदर हम n की जगह 2 फिगर्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर 5 into n की जगह आ जाएगा 2 + 1। सो 5 into 2 is 10 + 1 = 11। दैट मीन्स 11 मैचस्टिक्स को यूज में लेकर इस सेकेंड फिगर को ड्रॉ किया गया है। थर्ड फिगर देखिए, यहाँ पर 3 शेप्स हैं तो n की जगह यहाँ पर 3 आएगा। तो 5 into 3 + 1 करेंगे आप। तो 5 3 is 15 + 1 =
16, दैट मीन्स 16 मैथ स्टिक्स को यूज में लेकर इस फिगर को ड्रॉ किया गया है। नाउ फिगर डी, फिगर डी में जो रूल लगेगा वो लगेगा स्टूडेंट्स 4n+2। ओके, इस रूल को यूज में लेकर हम काउंट करेंगे कि कितनी मैथ स्टिक्स यहाँ पर यूज में ली गई है। तो यहाँ पर n मतलब शेप, यहाँ पर 1 शेप हम काउंट करेंगे तो n की जगह आ जाएगा 1 + 2। सो 4 1s are 4 + 2 is equals to 6। दैट मीन्स जो फर्स्ट शेप है वो 6 मैथ स्टिक्स को यूज में लेकर ड्रॉ किया गया है। सेकेंड शेप के अंदर हम n की वैल्यू 2 मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 शेप्स हमें विजिबल हैं। सो 4 × 2 + 2 is equal to 4 2s are 8 + 2 is equals to 10। सो यहाँ पर 10 मैथ स्टिक्स को यूज में लेकर सेकेंड फिगर को ड्रॉ किया गया है। देन थर्ड फिगर के अंदर आप देखिए कि आपको 3 शेप्स दिख रही हैं यहाँ पर, तो n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3। सो 4 × 3 + 2। So 4 3s are 12 + 2 is equals to 14। That means 14 मैथ स्टिक्स को यूज में लेकर इस फिगर को ड्रॉ किया गया है। ओके, बेसिकली हमसे ये पूरा सॉल्यूशन नहीं पूछा गया था, हमसे सिर्फ रूल पूछा गया था। तो रूल हमने यहाँ पर चारों पार्ट्स के अंदर बता दिया है कि क्या रूल यहाँ पर हमें यूज में लेना है नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। सो फर्स्ट के अंदर 2n+1, सेकेंड के अंदर 3n+2, थर्ड के अंदर 5n+1 एंड फोर्थ के अंदर 4n+2। दिस विल बी द रूल फॉर ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एंड here if one thing you must have noticed is that the value of n was keeps on changing। जो n की वैल्यू थी वो बार बार चेंज हो रही थी, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही थी, बट कांस्टेंट जो था वो फिक्स था, उसकी वैल्यू डिफर नहीं की गई थी। अगर कहीं पर लास्ट में 2 था तो वो 2 ही रहा सब जगह, अगर कहीं पर लास्ट में 1 था तो वो 1 ही रहा, क्योंकि वो कांस्टेंट था, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आया। बट n की जो प्लेस थी यानी कि जो वेरिएबल था उसके अंदर बार बार कंटिन्यूस चेंजेस आते रहे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड। ओके, so that was question number 1. Now let us move on to the remaining questions of this exercise. Now question number 2 is there are 25 students in each section of class 6th। class 6th के अंदर काफी sections थे और हर section के अंदर total 25 students थे। write the rule for the total number of students of class 6th। हमें बताना है कि क्लास 6 के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे सारे सेक्शंस को मिलाकर। टेक द नंबर ऑफ सेक्शन एस एन, और यहाँ पर एक हिंट दे रखा है कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सेक्शंस को क्या कंसिडर करना है, हमें कंसिडर करना है नंबर ऑफ सेक्शंस को n। सो सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 6 इज इक्वल्स टू 25 स्टूडेंट्स। हर सेक्शन के अंदर टोटल 25 स्टूडेंट्स थे, तो पहले हम ये लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन में गिवन था कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस को हमें n मानना है, तो यहाँ पर लेट द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस ऑफ क्लास 6 बी n। हमने यहाँ पर मान लिया कि टोटल n सेक्शंस हैं क्लास 6 के अंदर। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 के अंदर सारे सेक्शंस को मिलाकर कितने स्टूडेंट्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ सेक्शन से। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तो यहाँ पर हमें वेरिएबल्स को यूज में लेकर सॉल्व करना था स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर वेरिएबल को यूज में लिया n, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि आपको नंबर ऑफ सेक्शंस की जगह n मानना है। अगर आपको यहाँ पे पता होता नंबर ऑफ सेक्शन का नंबर टोटल, सपोज आपको पता होता कि 3 सेक्शंस हैं यहाँ पर, तो अगर 3 सेक्शंस होते इसके अंदर और आपको कहा जाता कि अब आप बताइए कि टोटल सारे सेक्शंस में मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैसे निकालते। अगर एक सेक्शन में 25 हैं, सो 3 सेक्शंस में निकालने के लिए आप क्या करते, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते, तभी आपका आंसर आता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बस वही चीज हमें यहाँ पर करनी है, हमें यहाँ पर नंबर नहीं गिवन है, हमें यहाँ पर वेरिएबल गिवन है कि हर सेक्शन के अंदर टोटल n स्टूडेंट्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ सेक्शन से। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 25 और नंबर ऑफ सेक्शंस थे n। सो 25 को हम n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हम हटा देते हैं, आंसर आ जाएगा 25n। सो देयरफॉर द रूल, हमें सिर्फ यहाँ पे रूल बताना था। सो द रूल फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इज 25n। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
2. Okay, now question number 3 is there are 10 trees in a row in a garden. एक garden के अंदर total 10 trees है एक रो में. ओके, बहुत सारी रोज हैं और पर्टिकुलर एक रो की अगर बात करी जाए तो एक रो के अंदर टोटल 10 ट्रीज है. यहां पर भी हमें रूल बताना है. राइट द रूल फॉर द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन. हमें बताना है पूरे गार्डन में कितनी ट्रीज हैं. टेक द नंबर ऑफ रोज एज m. ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि यही वेरिएबल आपको यूज में लेना है तो आप वही वेरिएबल यूज में लेंगे. तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें नंबर ऑफ रोज को कंसिडर करना है m. ओके, सो इसी वेरिएबल को यूज में लेते हुए हम सॉल्व करेंगे. सो सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इन अ गार्डन. एक रो के अंदर, गार्डन के अंदर कितनी ट्रीज थी? 10 ट्रीज थी. ओके, और लेट द नंबर ऑफ रोज को हमने क्या माना? क्वेश्चन में गिवन था कि रोज को हमें क्या मानना है? m मानना है. अब अगर यहाँ पर वेरिएबल ना गिवन होता और यहाँ पर गिवन होता कि टोटल कितनी रोज हैं, जैसे सपोज गिवन होता है कि टोटल 6 रोज हैं गार्डन के अंदर, तो अब बताइए टोटल कितनी ट्री हैं. तो अगर एक रो के अंदर 10 ट्रीज हैं और टोटल 6 रोज हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी ट्रीज होंगी गार्डन के अंदर. आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, सो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करके आप काउंट कर लोगे कि टोटल 60 ट्रीज हैं. बट अभी यहाँ पर नंबर नहीं गिवन है, यहाँ पर गिवन है वेरिएबल m. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ट्रीज जो एक रो में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ रोज से. सो नंबर ऑफ ट्रीज कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? 10. और नंबर ऑफ रोज कितनी गिवन है? m, वेरिएबल m. सो 10 को आप m से मल्टीप्लाई करोगे तो रूल क्या बन जाएगा आपका? 10m. फाइन. सो द रूल फॉर द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन इज 10m. इस क्वेश्चन में भी हमें सिर्फ रूल फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे हमने रूल फाइंड आउट कर लिया है कि रूल होगा 10m. अब डिपेंड करता है आंसर नंबर ऑफ रोज के ऊपर. अगर नंबर ऑफ रोज 6 होंगी तो आंसर 60 आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज 10 होगी तो आंसर 100 आ जाएगा. तो वही है, वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल की जो वैल्यू होगी आंसर उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा. बट अभी यहाँ पर वेरिएबल गिवन है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं गिवन है, तो आप 10 को m से मल्टीप्लाई करके 10m बस मेंशन कर दोगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. If 6 balls were packed in each carton and the total number of balls is n. अगर काफी सारे कार्टन्स हैं और हर कार्टन के अंदर 6 बॉल्स को पैक किया गया है और कहा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं उसको मानना है हमें लेटर n. Then find the number of cartons used for packing. अब हमें बताना है कि कितने कार्टन्स को यूज में लिया गया होगा इन बॉल्स को पैक करने के लिए. So see how to solve this question. सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स पैक्ड इन ईच कार्टन. हर कार्टन के अंदर कितनी बॉल्स को पैक किया गया था? 6 बॉल्स को पैक किया गया था. और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थी यहाँ पर वेरिएबल n. हमें निकालने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्टन्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्टन्स निकालने के लिए हम करेंगे डिवाइड. कैसे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को हम डिवाइड कर देंगे बॉल्स इन ईच कार्टन. यहाँ पर भी स्टूडेंट्स के अगर अभी सपोज यहाँ पर आपको नंबर गिवन होता कि सपोज टोटल यहाँ पर जो बॉल्स हैं कुल मिलाकर वो हैं 60 बॉल्स. ओके, अब इन 60 बॉल्स को हमने पैक किया है कार्टन्स के अंदर और हर कार्टन के अंदर टोटल कितनी बॉल्स हैं? 6. अब आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हैं, कितने कार्टन्स लिए जाएंगे. अगर हर कार्टन के अंदर 6 बॉल्स को डाला जा रहा है और 60 बॉल्स हैं टोटल, तो कितने कार्टन्स यूज में लेंगे? तो हम क्या करेंगे? 60 को कर देंगे हम 6 से डिवाइड. तो हमें पता चल जाएगा जब 60 को हम 6 से डिवाइड करेंगे कि टोटल कितने कार्टन्स यूज में लिए जाएंगे? 10 कार्टन. 60 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10. हर कार्टन के अंदर 6 बॉल्स हैं तो हो गई 60 बॉल्स. तो इसी तरीके से अभी यहाँ पर नंबर नहीं गिवन है, अभी यहाँ पर वेरिएबल गिवन है, तो हम वेरिएबल को ही यूज में लेंगे. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हमने 60 मानी थी यहाँ पर, बट 60 नहीं है, वो कितनी है? n. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की जगह आ जाएगा n. और बॉल्स इन ईच कार्टन, हर कार्टन के अंदर कितनी बॉल्स थी? 6. तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा नंबर 6. Therefore the number of cartons used for packing is n upon 6. तो दैट मीन्स कितने कार्टन्स यूज में लिए गए पैकिंग करने के लिए? n upon 6. आपको जैसा कि मैंने बताया था कि जो ऑपरेशंस होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस, उसको यूज में लिया जाता है अलजेब्रा के अंदर भी. तो आप देखेंगे यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
एंड डिवीजन, इनको यूज में लिया जाता है अलजेब्रा के साथ में। इस क्वेश्चन के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में हमने ऑपरेशन यूज में लिया है वो है डिवीजन। ओके, अपॉन को हम स्लैश भी कहते हैं। तो यहाँ पर डिवीजन के साथ में हमने इसको सॉल्व किया है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 is सुहानी made 2 bracelets using pearls. सुहानी ने pearls यानी मोती को यूज में लेकर 2 bracelets बनाए। If she had 24 pearls with her, उसके पास में टोटल 24 pearls थे and she used total Y pearls. 24 में से Y pearls उसने यूज में ले लिए ब्रेसलेट को बनाने के लिए। Then how many pearls were left with her? कितने pearls उसके साथ में उसके पास में बच गए। तो लेफ्ट से आपको पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको करना है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना होगा आपको इसमें। अगर वाई पर्ल ना देकर यहाँ पर फिक्स नंबर दे रखा होता, लाइक 10 दे रखा होता यहाँ पर, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते थे कि उसके पास में 24 पर्ल्स थे, 24 में से उसने 10 पर्ल्स यूज में ले लिए, तो उसके पास कितने पर्ल्स बच गए। तो आप क्या करते, 24 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करते तो आपके पास में आंसर क्या आ जाता, 14। बट अभी यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू ना देकर यहाँ पर गिवन है वेरिएबल, तो इस वेरिएबल के साथ में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट पे अटेंशन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट टोटल नंबर ऑफ पर्ल्स विथ हर। उसके पास में टोटल थे 24 पर्ल्स। नंबर ऑफ पर्ल्स शी यूज्ड, और कितने पर्ल्स उसने यूज में ले लिए, y पर्ल्स। तो नंबर ऑफ पर्ल्स लेफ्ट विथ हर, कितने बच जाएंगे उसके पास में, टोटल पर्ल्स में से हम माइनस कर लेंगे पर्ल्स यूज्ड को। सो टोटल पर्ल्स थे 24 और पर्ल्स उसने यूज में कितने लिए थे, y। So 24 minus y. So therefore 24 minus y pearls were left with her. So that is how we have to solve. और कौन सा mathematical operation यहाँ पर use में हुआ है, subtraction. Okay. Now we will move on to question number 6. And question number 6 is on his birthday Monty distributed X chocolates in his class. अपने birthday पर Monty ने total X chocolates अपनी class में distribute करी and was left with 5 chocolates at the end. Distribute करने के बाद में उसके पास में 5 chocolates बच गई। Find how many chocolates he bought to the class. तो वो क्लास में कितनी chocolates लेकर आया था, ये हमें बताना है। ओके, लाइक इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए यहाँ पर मैं x की जगह कोई एक वैल्यू ले लेती हूँ, लाइक यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 50। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, मॉन्टी डिस्ट्रीब्यूटेड 50 चॉकलेट्स इन हिज क्लास। मॉन्टी ने अपनी क्लास में 50 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा एंड वाज लेफ्ट विद 5 चॉकलेट्स एट द एंड। 50 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अब उसके पास में बच गई 5 चॉकलेट्स। तो बताइए कि वो कितनी चॉकलेट्स लेकर आया था। तो अब इसके साथ में वैल्यूज के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। उसने कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी, 50 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी, और अब उसके पास में कितनी बच गई, 5 बच गई उसके पास में। बट अभी यहाँ पर हमारे पास में 50 गिवन नहीं है, क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन है x। तो इस वेरिएबल के साथ में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट पे अटेंशन। सी यू विल राइट नंबर ऑफ चॉकलेट्स मॉन्टी डिस्ट्रीब्यूटेड, x चॉकलेट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट विथ हिम, और उसके पास में बच कितनी गई थी, 5 चॉकलेट्स। सो नंबर ऑफ चॉकलेट ही ब्रॉट टू द क्लास, क्लास में वो कितनी चॉकलेट्स लाया होगा। तो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड में हम चॉकलेट लेफ्ट को जब ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर उसने कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी थी, वेरिएबल x, और कितनी चॉकलेट्स बच गई थी, 5। तो आंसर हो जाएगा x plus 5। Therefore he bought x plus 5 chocolates to the class। और जो फंडामेंटल ऑपरेशन यहाँ पर यूज हुआ है वो हुआ है फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन। ओके, so that was question number 6. Now let us move on to question number 7. Now, question number 7 is Parul bought 4 pens costing rupees x each. Parul 4 पेन लेकर आई और हर पेन की each word यहाँ पर given है students, that means हर पेन की कॉस्ट थी x rupees. If she gave 50 rupees note to the shopkeeper, अगर उसने शॉपकीपर को 50 rupees का नोट दे दिया, then find the amount she got back. तो बताइए उसको कितना अमाउंट वापस मिला। ओके, इस क्वेश्चन को भी अगर मैं आपको वैल्यू के साथ में एक्सप्लेन करती हूँ तो देखिए x की जगह अगर मैं यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू ले लेती 2 रुपीज। ओके, तो पारुल ने, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि पारुल ने 4 पेन्स खरीदे। ओके, और हर पेन 2 रुपीज का था, 1 पेन 2 रुपीज का था। अगर 1 पेन 2 रुपीज का है तो 4 पेन्स कितने के होंगे, 1 की रेट गिवन है, 4 की रेट पूछी जा रही है,
तो हम 4 की रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट मीन्स पारुल ने क्या करा, 4 पेन्स खरीदे थे और 2 रुपीज का एक पेन था, तो 4 इंटू 2 यानी टोटल उसने कितने रुपीज खर्च किए होंगे, 8 रुपीज। ओके, तो इस क्वेश्चन में पहले हमने किया मल्टीप्लीकेशन, अब उसने 8 रुपीज स्पेंड किए और शॉपकीपर को क्या करा, उसने 50 रुपीज का नोट दिया। तो शॉपकीपर ने उसको वापस कितने रुपीज दिए होंगे, तो ऑब्वियसली शॉपकीपर ने 50 रुपीज में से 8 रुपीज को सब्ट्रैक्ट किया होगा और रिमेनिंग अमाउंट पारुल को रिटर्न किया होगा। तो 50 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 42। ओके, इस तरीके से ये पूरी ट्रांजैक्शन हुई होगी। बट यहां पर हमारे पास में 2 नहीं है, हमारे पास में है वेरिएबल x। तो इस x को यूज में लेकर हम इस क्वेश्चन को एज अलजेब्रा कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट पे अटेंशन। सी, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹x, एक पेन की कॉस्ट ₹x है। वहां पर मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि अगर 2 रुपी होगी तो हम 2 लिखते, बट यहाँ पर है वेरिएबल x, तो हमने लिखा 1 पेन की कॉस्ट है x। अब इसी तरीके से हमें 4 पेन्स की कॉस्ट अगर निकालनी है तो हम 4 को क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 4x। नाउ अमाउंट गिवन टू द शॉपकीपर फॉर परचेजिंग पेन्स, पेन्स को परचेज करने के लिए उसने 50 रुपीज दिए थे। सो अमाउंट शी गॉट बैक, अब उसको वापस अमाउंट कितना मिलेगा, सो अमाउंट गिवन टू द शॉपकीपर माइनस कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स। शॉपकीपर को जितना अमाउंट दिया उसमें से 4 पेन्स की कॉस्ट को अगर माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि शॉपकीपर ने उसको वापस कितना अमाउंट रिटर्न किया। तो यहाँ पर शॉपकीपर को उसने दिया था 50 रुपीज, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x को जो कि 4 पेन की कॉस्ट है। सो रुपी और रुपी दोनों जगह रुपी है, तो रुपी को हमने कॉमन ले लिया, एक ही बार लिख दिया रुपी और ब्रैकेट के अंदर आ गया 50 माइनस 4x। ओके, so this is the answer of money which she will get back after purchasing the pens. Therefore, she got back ₹50 minus 4x. So this is how we have to solve this particular question using the variable x. और इस particular question में जो दो अर्थमेटिक ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन यूज में लिए गए हैं वो था पहले मल्टीप्लिकेशन, जहां पर मल्टीप्लाई किया गया था, 1 पेन की रेट गिवन थी, 4 पेन की निकाली तो मल्टीप्लाई किया गया, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। ये दो अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर यूज में लिए गए। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज y यूनिट्स if its breadth is 4 unit less than its length। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ गिवन है y यूनिट और ब्रेथ के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो ब्रेथ है वो लेंथ से 4 यूनिट लेस है, लेस मींस कम है। सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो लेट्स पे अटेंशन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, first of all you will write the length of a rectangle is y units. It is given in the question कि length जो rectangle की length है वो y unit है। breadth के बारे में information given है that breadth is 4 unit less than the length। breadth जो है वो length से 4 कम है। so breadth क्या हो जाएगी, अगर length y है तो breadth उससे 4 कम है, कम मतलब माइनस, तो breadth हो जाएगी y minus 4 unit। okay, now we have to find the perimeter of rectangle। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे perimeter of rectangle का, जो कि होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 का 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, लेंथ की जगह आ जाएगा y, प्लस की जगह प्लस और y माइनस 4 ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर जो y और y है सेम वेरिएबल है, इसको हम ऐड कर देंगे। तो y और y को जब हम ऐड करेंगे तो y के साथ में कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको 1 मानेंगे, दूसरे y के साथ में भी कोई वैल्यू नहीं है तो उसको भी हम 1 मानेंगे, और 1 और 1 को जब आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 के साथ में आप लगा देंगे वेरिएबल y। सो 2y माइनस 4 एज इट इज लिख देंगे जो कि 4 था। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो 2 ब्रैकेट के बाहर है इसको ब्रैकेट के अंदर आप करेंगे मल्टीप्लाई। सो ब्रैकेट के बाहर वाला 2 जब ब्रैकेट के अंदर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 2 2 हो जाएगा 4 और उसके साथ में आ जाएगा वेरिएबल एज इट इज y माइनस ब्रैकेट के बाहर वाला 2 आप 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म है 2 उसको ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4y और 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। तो आंसर फाइनली आपका आ जाएगा 4y माइनस 8 यूनिट। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके,
यूनिट्स यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कंपल्सरीली, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ यूनिट गिवन था, तो लास्ट में यूनिट लिखा हुआ था, तो हम भी फाइनली यूनिट ही मेंशन करेंगे. सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, इफ जाहिर बॉल्ड m ओवर्स इन अ क्रिकेट मैच, जाहिर ने टोटल m ओवर्स क्रिकेट मैच के अंदर बॉलिंग करी. हाउ मेनी बॉल्स डिड ही बॉल इन टोटल. आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इन टोटल उसने कितनी बॉल्स करी बैट्समैन को. सो एन ओवर कंसिस्ट ऑफ 6 बॉल्स. आपको पता है सबको कि एक ओवर के अंदर टोटल 6 बॉल्स होती हैं. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं नंबर के थ्रू आपको समझाऊं, m की जगह अगर यहाँ पर होता कि जाहिर ने टोटल 5 ओवर्स करी है मैच के अंदर, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि उसने कितनी बॉल्स करी होंगी, राइट. अगर उसने 5 ओवर्स करी है और आपको पता है हर ओवर में 6 बॉल्स होती हैं, तो यानी कि उसने बैट्समैन को कितनी बॉल्स करी होंगी. सो 5 को आप मल्टीप्लाई कर देते 6 से, सो 5 6 इज इक्वल टू 30. तो इजीली कैलकुलेट हो गया कि उसने 30 बॉल्स करी होगी. बट यहाँ पर 5 गिवन नहीं है, 5 हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर वेरिएबल गिवन है m. तो इस वेरिएबल को यूज में लेते हुए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जाहिर ने कितनी बॉल्स थ्रो करी होंगी. जस्ट सी. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ ओवर्स जाहिर bowled. सो जाहिर ने कितनी बॉलिंग करी, कितनी ओवर्स करी, m ओवर्स करी. नंबर ऑफ बॉल्स इन एन ओवर, और एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं, 6 बॉल्स होती हैं. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही बोल्ड, कितनी बॉल्स उसने बोल्ड करी. सो नंबर ऑफ बॉल्स इन एन ओवर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ओवर्स ही बॉल्ड. सो नंबर ऑफ बॉल्स इन एन ओवर, एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं, 6, और टोटल कितनी ओवर्स करी उसने, m. सो 6 को आप m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रूल आ जाएगा यहाँ पर 6m. देयरफॉर ही बोल्ड 6m balls in total. Okay, so that is how we have to solve question number 9. Easy था, बस यहाँ पर नंबर नहीं गिवन है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अगर इसी जगह अगर नंबर गिवन होता, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो अगर 5 होता यहाँ पर, तो आप क्या करते, मल्टीप्लाई करते हो उसको, 6 into 5 30 आ जाता. तो यहाँ पर नंबर की जगह बस आपको पुट करना है वेरिएबल जो कि क्वेश्चन में गिवन है. आंसर आ जाएगा आपका 6m. Now let us move on to the last question, that is question number 10. Rahul covers x kilometers in 1 hour by his car. राहुल ने x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 hour में. If he drives continuously for 5 hours, अगर उसने continuously 5 hours के लिए ड्राइविंग करी, so find the distance covered by him. तो बताइए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. 1 hour का गिवन है यहाँ पर, ओके, 1 का गिवन है, और हमें क्या करना है, हमें 5 का निकालना है. अब कम का गिवन होता है और ज्यादा का निकालते हैं, तो हम इस केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. सी, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 1 hour. 1 hour में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x किलोमीटर. ही ड्राइव्स कंटिन्यूअसली फॉर 5 hours. उसने कंटिन्यूअसली 5 hours के लिए ड्राइविंग करी. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 hours. अगर 1 hour में उसने x किलोमीटर ड्राइव करा है, सो 5 hours में वो कितना ड्राइव करेगा, x into 5 is equals to 5x. इसी को अगर मैं वैल्यू के साथ में अगर एक्सप्लेन करूं, अगर उसने 1 hour के अंदर 6 किलोमीटर ड्राइव करा है, 1 घंटे के अंदर उसने 6 किलोमीटर ड्राइव करा, तो वो 5 hours के अंदर कितना ड्राइव करेगा. तो आप क्या करोगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. तो वही करना है. अभी 6 की जगह यहाँ पर गिवन है लेटर x, तो हम यहाँ पर लेंगे x, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से. सो 5 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x, और फिर यूनिट पुट कर देंगे किलोमीटर. Therefore, he covered 5x किलोमीटर in 5 hours. तो 5 hours के अंदर उसने 5x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था. Okay, students? So students, here I have given you the explanation of question number 1 to question number 10 of exercise 7.1, chapter number 7, Introduction to Algebra. I hope students all these questions must be clear to you. Please go through the entire video and understand the concept how to solve the questions related to algebra, as this topic is totally new for you all. And if suppose you find any difficulty, then feel free to contact me, or you can leave the comment in the comment section below. Please complete this work in your notebook, and then I will see you back in the next video where I will be giving you the next exercise. Till then, please do your work and do take good care of yourself. Thank you so much, students.